देखो, कल जो हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होती है उसमें हमने आपको बता दिया था कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, मोलरिटी कैसे निकालनी है और नॉर्मलिटी कैसे निकालनी है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था पिछली क्लास का वो हमने छोड़ा था नॉर्मलिटी पे, समझे। अब हम यहाँ से जो कंटिन्यू करने वाले हैं तो उसमें हमें ये चीज़ निकालनी है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जा सकती है। क्लियर? तो उसके लिए हमें देखो एक यहाँ से निकल के आता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, यानी मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में, यानी मोलरता और नॉर्मलता के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। पहले आप इसको लॉन्ग फॉर्म में देखिए, जैसे हमें को मोलरिटी निकालनी है तो m इक्वल्स टू होता था W अपॉन m इंटू वी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और n इक्वल्स टू होता था E अपॉन m इंटू वी, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाती है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं तो m अपॉन n इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, W अपॉन m इंटू वी इंटू ई, और यहाँ पे हो जाएगा m इंटू वी। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ से कट रही हैं। अब हमारे पास जो रिलेशन बचता है m अपॉन n इक्वल्स टू W अपॉन ई, हमारे पास यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ जाता है। अगर सपोज दैट मान के चलिए आपको मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी निकालने के लिए अगर ये सारे कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं तो n इंटू डब्ल्यू इंटू ई, अगर आप ये लगा देंगे तो आपको यहाँ से मोलरिटी निकल जाएगी। अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपको दे रखी है, वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दे रखा है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दे रखा है, तो अगर बाई चांस हमें यहाँ से नॉर्मलिटी निकालनी है तो ये सारी चीज़ें देखो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये इस तरह से एक फार्मूला हमारा ये भी बन जाता है। मान के चलिए कि यहाँ कुछ शॉर्टकट आपको लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं यहाँ पे बोलूँ द नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज n अपॉन 20, फाइंड इट्स मोलरिटी, यानी आपको इसकी मोलरिटी पता करना है, क्या निकल के आएगा, सही है। तो देखो इसका शॉर्टकट क्या है। अब इन्होंने कुछ और एक चीज़ नहीं दे रखी है कि W कितना होना चाहिए, समझे। तो W इसमें क्वांटिटी नहीं दे रखी। अब हमें डायरेक्ट इसका आंसर चाहिए तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, उसे हम कैसे लगाएंगे अगर इसको सॉल्व करना है आपको, तो उसके लिए इजीली है कि इसका वैलेंस फैक्टर जो है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। अब वैलेंस फैक्टर देखिए, ये एक डाई बेसिक एसिड है तो इसका वैलेंस फैक्टर आपके पास हुआ 2, ठीक है। तो इसमें अगर आप मोलरिटी कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ से एक रिलेशन जो निकल के आ रहा है m इंटू ई इंटू एन, तो ये देखो अगर हमें यहाँ से मोलरिटी निकालनी है तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, n अपॉन ई। अब इसमें कोई मोलर मास आपको या वेट ऑफ द सब्सटेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसको अगर आप यहाँ से लगाओगे तो कितना निकल के आएगा, n, यानी n अपॉन 20 हमारे पास है ही। अगर हम इसका e निकालेंगे तो ये 49 आपका निकल के आएगा, क्योंकि 98 इसका मोलर मास होता है, तो 49 यानी वैलेंस फैक्टर डायरेक्ट इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका m अपॉन 10 जो है इसकी मोलरिटी निकल के आ जाएगी। क्लियर? या जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे उसने हमको बोला कि 98 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है वो n अपॉन 20 है, तो फाइंड इट्स मोलरिटी निकालिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हमने बदल दिया है, हमने बोला 98 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हैज़ नॉर्मलिटी, इसकी जो नॉर्मलिटी है वो n अपॉन 20 है, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो मोलरिटी आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो गिवन वैल्यू है n इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 दिया हुआ है, W इक्वल्स टू आपको 98 ग्राम दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे जो सॉल्यूशन है यानी W है, E अगर आप निकालेंगे तो E का निकल के आएगा 98 डिवाइड बाई 2 दैट इज 49। तो यहाँ से अगर हम मोलरिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, n इंटू W अपॉन E, इसमें आप लगाएंगे तो 1 अपॉन 20, और 98 ग्राम आपका वेट हो गया सब्सटेंस का, 49 ये हो गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 अपॉन 20 दैट इज 1 अपॉन
10, तो 1/10 जो है इसकी मोलरिटी निकल के आ जाएगी। समझे? तो ये तो एक सिंपल है ही हमारे पास। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जहाँ पे कि आपको शॉर्टकट लगाना पड़े, तो शॉर्टकट के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। सही है, इतना तो आपको आता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शॉर्टकट जैसे हमें निकालना है, मान के चलिए, तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमें यहाँ पे लेना है। तो उसके देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं अभी अप्लाई करता हूँ आपके लिए, समझे, तो क्लियर हो जाएगा वो आपको। तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ये इसका शॉर्टकट है। अब जैसे वैलेंस फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे बाईवेलेंट है या ट्राईवेलेंट है या टेट्रावेलेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको H2SO4 लेना है और H2SO4 की नॉर्मलिटी अगर आपको 1/20 दे रखा है, इसकी मोलरिटी अगर आपको चेक करनी है, तो वैलेंस फैक्टर हमारा 2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो मोलरिटी निकालने के लिए नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंस फैक्टर फॉर्मूला यहाँ से लगा दिया जाएगा। तो नॉर्मलिटी कितना है आप लोग देख सकते हो, 20 × 2 दैट इज़ 1/40, ये इसकी मोलरिटी आ जाएगी। सही है। अगर बाई चांस मान के चलिए जैसे आपके पास है H3PO4, ये ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड की नॉर्मलिटी आपको 1/10 दे रखी है। अगर वो कहता है कि इसकी मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो मोलरिटी निकालने का सिंपल मैंने अभी आपको बताया 1/10 × 3 दैट इज़ 130, तो 130 इसकी क्या निकल के आ जाएगी, मोलरिटी निकल के आ जाएगी। तो ये वैलेंस फैक्टर के हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक ये एक सिंपल तरीका है। अब इसके बाद मान के चलिए कि और क्या क्या रिलेशंस यहाँ से निकल के आ सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या है, हम यहाँ से एक नया फॉर्मूला बनाते हैं और आगे के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 से ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशन है और उनकी आपको अगर नॉर्मलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान चलिए ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का के अंदर जो वॉल्यूम है वो V1 है और इसकी नॉर्मलिटी जो है वो N1 है। अब ये दूसरा सॉल्यूशन आपके पास ले रखा है, इसकी जो वॉल्यूम है वो V2 है, नॉर्मलिटी जो है वो N2 है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में प्लस कर दिया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करने के बाद आपको एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हम देखेंगे इसकी नॉर्मलिटी N हो गई और वॉल्यूम कितना हो गया, V हो गया। सही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, प्लस एक कंडीशन और होती है कि ये दोनों सॉल्यूशन जो है वो सेम नेचर के होने चाहिए। सही है। अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो यहाँ पे फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब देखो पहले हम लिखते हैं बोथ सॉल्यूशन आर ऑफ सेम नेचर, यानी दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो एक ही प्रकृति के हैं। सही है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा NV = N1V1 + N2V2, ये आपको यहाँ से लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो V है वो इन दोनों वॉल्यूम को प्लस करना है, तो V1 + V2 आपका निकल के आएगा। तो अगर आपको फाइनल जो सॉल्यूशन मिला है आफ्टर मिक्सिंग बोथ सॉल्यूशंस, समझिए, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो N = निकल के आएगा N1V1 N2V2 अपॉन V1 + V2। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये सॉल्यूशन सेम नेचर के हैं, जैसे एसिडिक हैं या दोनों बेसिक हैं। समझे। अगर मान के चलिए इफ वन सॉल्यूशन हैज एसिडिक नेचर, अगर एक सॉल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का है एंड अदर हैज बेसिक नेचर, और दूसरे का कैसा है, बेसिक नेचर का है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए मान के चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है और इसकी नॉर्मलिटी N1 है, इसकी रिएक्शन एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ कराई जाती है जिसका वॉल्यूम V2 है और नॉर्मलिटी जो है वो N2 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, वो क्या हो जाएगा, N1V1 = N2
V2। ये हम लोग टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं कि मतलब एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कभी कभार, है ये। अगर बाई चांस मान के चलिए इसी चीज़ को हमें मोलरिटी में इस्तेमाल करना है मोलरिटी निकालने के लिए, या इसी चीज़ को हमें कंसंट्रेशन निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस फॉर्मूले से मोलरिटी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, देखिए m इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये यहाँ से मोलरिटी के लिए निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको मोलरिटी के लिए करना है तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2, तो यहाँ पे ये मोलरिटी के लिए निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि हमें किस तरह से ये क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं या हमें इसे सॉल्व कैसे करना होता है, समझे। तो देखो जो हमारा एग्जांपल रहेगा उसमें मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, शॉर्टकट में समझाऊंगा कि किस तरह से हमें कोई सैंपल कलेक्शन दिया गया है। जैसे मान के चलिए कि A एक सब्सटेंस है, इसका सॉल्यूशन, एक B सॉल्यूशन है और एक आपके पास C सॉल्यूशन है। ये 3 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे ले रखे हैं। तो पहले सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है N1 वो है 1/10N, इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 ml। क्लियर। अब जो B सॉल्यूशन है N2, समझे, इसकी है N/15N और इसका जो वॉल्यूम इन्होंने लिया हुआ है V2, समझे, वो मान चलो 300 ml है। अब जो तीसरा सॉल्यूशन है, देखिए ये भी सॉल्यूशन क्या ना, ये सारे सॉल्यूशन क्या हैं, एसिडिक हैं जी। अब तीसरा जो सॉल्यूशन है इसकी नाइट्रो N3 जो इन्होंने ले रखी है वो N/20N है और जो V3 है वो मान चलो 400 ml है। अब इन सारे सॉल्यूशन को प्लस कर दिया जाता है, तो प्लस करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसको हम D कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो ये पूछेगा कि आप इसकी नॉर्मलिटी बताइए कितनी होगी, प्लस V जो है वो कितना निकल के आएगा। तो V निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 प्लस 300 प्लस 400, तो आपका टोटल निकल के आया 800 ml। क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो देखिए हमने यहाँ n निकालना है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। क्लियर। तो वो देखो रिजल्ट हमारा निकल के आ ही रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/10 इंटू 100, तो यहाँ पे ये 10 निकल के आएगा। 1/15 इंटू 300, तो यहाँ पे ये 20 निकल के आएगा। और यहाँ पे 1/20 इंटू 400, तो यहाँ पे ये 20 निकल के आ जाएगा। क्लियर। अपॉन कितना कर देंगे, 800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 50/800। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/80। 5/80 का मतलब 1/16N। समझे। तो आपको जो फाइनल सॉल्यूशन मिला है उसका आंसर कितना होगा, 1/16N। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। पहले बहुत आते थे लेकिन अब ये रेयर अमाउंट में आते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जब हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो किस तरह से हमें सॉल्यूशन की, अगर बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिक्स करके दे दिए जाते हैं तो उसकी नॉर्मलिटी या उसकी मोलरिटी जो है वो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा, ये थोड़ा NCERT 12th में आता है, जो सॉल्यूशन हमारा एक चैप्टर है, तो उसके अंदर आप लोग जब स्टडी करते हैं तो उसमें आपने ये सारी चीज़ों को देखा होगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं, समझे। तो उसके लिए हमें जो निकालना है यहाँ पे, तो वो निकालना पड़ेगा परसेंटेज मास। अब देखिए परसेंटेज मास जो निकालना है, किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज मास निकालना है, तो उसमें आपके सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो अगर आपको सॉल्यूट का परसेंटेज मास निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट का परसेंटेज मास निकालना है
तो क्या करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का निकालना है तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे आपका क्या है, मास परसेंट निकल के आएगा किसका, सॉल्यूट का, कि आपने कितने परसेंट में किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए कोई सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया हुआ है। जी, इसके अलावा अगर आपको जैसे ये जो निकालना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 अलग अलग कंपोनेंट चूज़ किए हैं। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है W/W, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है इसका वो होता है W/V, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है V। समझे। अब तीनों को आपको समझना है। देखिए ये जो W/W लिख रखा है इसका मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि आपका जो सॉल्यूट है वो भी कैसा होना चाहिए, ग्राम में लिया जाएगा, और जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो भी किस में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं तो कैसे बन के आएगा, जैसे यहाँ पे हमें परसेंटेज मास निकालना है W/W के रेस्पेक्ट में, तो ये किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, समझे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है आपको, इन ग्राम, ये ध्यान रखिएगा, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में चाहिए आपको, ग्राम में चाहिए, इनटू 100। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये। अब दूसरे नंबर पे क्या है, जैसे ये जो होता है ये हमारा आता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब ये जो इस्तेमाल करना है ये किसके लिए करना है, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए, है ये। और जो तीसरा फॉर्मेट है ये किसके लिए आपको इस्तेमाल करना है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। जी, ये 12th क्लास में आएगा, आपको इसको पहले समझा दे रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो अब इसमें जैसे लगा के चलिए, तो इसमें हम कैसे रखेंगे, परसेंटेज मास निकालना है किसकी रेस्पेक्ट में, W/V, यानी सॉलिड टू लिक्विड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लेना है, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसको हमें ग्राम में लेना है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। जैसे वॉल्यूम है तो उसको हम ml में मान सकते हैं या फिर लीटर में उसको ले सकते हैं। तो ये हमें जो लगाना होगा ये उसके लिए हो गया। अब आगे वाला देखेंगे तो यहाँ पे ये भी हमारे पास ml में आएगा, और नीचे जो सॉल्यूशन जो टोटल मास निकल के आएगा वो भी किस में आएगा, यानी ml में लेना है। क्लियर। तो ये 3 फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। इसके अलावा इसमें और चीज़ें निकल के आती हैं, वो क्या होता है, जैसे अगर वो आपसे बोलता है ppm, पार्ट पर मिलियन में आपको निकालना है, या पार्ट पर 1000 में आपको निकालना है, तो पहला आपका निकल के आएगा ppt यानी पार्ट पर 1000, एक होगा ppm पार्ट पर मिलियन, और एक होगा आपका ppb यानी पार्ट पर बिलियन। तो 3 चीज़ें यहाँ से और निकल के आती हैं। अब देखिए ये तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, समझिए। अब देखिए फॉर्मूला तो यही है, ये तीनों का तीनों में ही लग जाएगा। बस इतना करना है आपको कि जैसे हमें पार्ट पर यानी पीपीटी में निकालना है, परसेंटेज किस में निकालना है, परसेंटेज मास निकालना है किस में, पीपीटी में। तो पीपीटी में निकालने के लिए जैसे आपको इधर रखना है तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपने ग्राम में ले लिया, प्लस टोटल मास ले लिया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 10 की पावर 3। इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ से आपका क्या किस में मिल जाएगा, पीपीटी के अंदर आपको कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी पार्ट पर 1000 के अंदर। अब आपको निकालना है पीपीएम में। तो पीपीएम में निकालने का तरीका क्या है, यही चीज़ आप दोबारा से इस्तेमाल करेंगे कि स्मॉल w को हम लोग मान लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W को हम लोग मान लेते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इनटू 10 की पावर यहाँ पे 6 आप रख देंगे, ये तो ये आपका पीपीएम में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि पीपीटी, पीपीएम या पीपीबी, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं,
तो देखिए जो बायोलॉजिकल एनालिसिस होती है, जैसे जो हम लोग पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं DMLT, तो DMLT में हम देखेंगे कि हम जो जैसे RBC की जब स्टडी कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर, तो वहाँ पे हमें या कोई वैक्सीन हमने ली या कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एडिक्शन हमारी बॉडी के अंदर जब हो जाता है तो हम उसकी रेसिस्टेंट पावर चेक करते हैं ब्लड के अंदर किस तरह से है, तो वो सारी जो कैलकुलेशन की जाती है वो PPM और PPV के अंदर की जाती है, सही है, या कभी कभी हम उसको PPT के अंदर भी क्लियर कर लेते हैं। तो इसलिए ये वहाँ पे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं, समझे, ताकि आपको एक माइन्यूट लेवल पे जाकर के भी ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से निकल के आ रही है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि ब्लड जो है वो भी एक तरह का क्या है, दैट इज़ अ सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए अब इससे आगे थोड़ा सा हमें चलना है, तो अभी आप समझेंगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है दैट इज़ नोन एज द मोल फ्रैक्शन, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मोल फ्रैक्शन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो नेक्स्ट होता है दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन चूज़ किया। मान के चलो हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के मैंने आपको दो कंपोनेंट यहाँ पे बताए थे। एक सॉल्यूट कंपोनेंट होता है जो को माइनर कंपोनेंट बोलते हैं जिसको हम लोग, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम होती है, और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब मान के चलिए जो सॉल्यूट है इसका जो मोलर मास है, हमने इसको मान लिया n, इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लिए स्मॉल n, और इसके अंदर इसकी जो क्वांटिटी है वो W ले ली, स्मॉल w, और ये स्मॉल m इसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर देखेंगे तो सॉल्वेंट के अंदर भी हम इसका कैपिटल N इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, इस कैपिटल W और कैपिटल M, हमने ये तीन चीज़ें यहाँ पे इसकी कैलकुलेट कर ली हैं। या आप इसको ऐसे न करके ऐसे समझ सकते हो, इसको हम N1 W1 M1 मान लेते हैं और इसको हम N2 W2 और M2 मान लेते हैं। क्लियर? यानी कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 के हिसाब से। अब मान के चलिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का, तो यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी इसको हम लोग काई 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। अब इसको हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो देखिए ये निकल के आता है N1 यानी मोल ऑफ द सॉल्यूट एंड N1 प्लस N2 यानी टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, या टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। देखो N1 सॉल्यूट का मोल हो गया और N2 सॉल्वेंट का मोल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट करके, तो W1 अपॉन M1 अपॉन W1 M1 प्लस W2 अपॉन M2, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? दूसरा है, अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम इसको यहाँ पे Chi2 मान लेते हैं। अब Chi2 मानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हम लिखेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि हम ये सॉल्वेंट के लिए निकालना है। ऊपर वाला सेक्शन सॉल्यूट के लिए हो गया, नीचे वाला सेक्शन किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए। इसके लिए लगाएंगे तो W2 अपॉन M2, फिर नीचे लेंगे W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, तो नीचे वाला सेक्शन जो है हमारा सेम रहता है। तीसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, अगर कोई ये कहता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के मोल फ्रैक्शन में आपस में क्या रिलेशन है, सही है? तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल तरीका है, आपको इस्तेमाल करना है Chi1 प्लस Chi2 दैट इज 1, ये हमेशा 1 होता है इसकी वैल्यू जो होती है। अगर यहाँ पे जैसे आपको Chi1 निकालना है तो 1 माइनस Chi2 एक फॉर्मूला बना देंगे, और अगर यहाँ से आपको Chi2 निकालना है दैट इज 1 माइनस Chi1। समझे? ये जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे जो रॉल्ड्स लॉ आता है और जो हेनरी लॉ आता है, तो उसमें जो आपस में रिलेशनशिप बनानी होती है तो उसके लिए इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल दे के समझते हैं कि हमें कैसे निकालना होता है। क्लियर?
चलिए तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे अभी कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है आपको। अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, कोई हमसे कहता है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 90 gram of H2O. Clear? Find mole fraction of solute. यहाँ से आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देनी होगी, आपको ये पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है। तो देखिए 40 ग्राम NaOH दे रखा है और 90 ग्राम इसमें पानी हमने लिया हुआ है, समझे। तो आप ये देखेंगे कि इसमें क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, तो क्वांटिटी 90 ग्राम की ज़्यादा है, इसका मतलब जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूट हमारे पास कौन सा हो गया 40 ग्राम। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि W1 आपको दे रखा है 40 ग्राम और जो M1 निकालेंगे M1 ऑफ NaOH, तो ये भी आपका कितना निकल के आएगा 40। अब जो दूसरा कंपोनेंट है उसको लिखेंगे, तो W2 है आपका 90 ग्राम और यहाँ पे जो M2 निकालेंगे M2 ऑफ H2O दैट इज 18। क्लियर। अब यहाँ से N1 निकालिए, तो N1 कितना आएगा 40/40 यानी W1 अपॉन M1, तो यहाँ पे 1 मोल आपका निकल के आएगा। इधर आप N2 जब निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 90 डिवाइड बाई 18 दैट इज 5 मोल आपका ये निकल के आएगा, 1 मोल आपका ये निकल के आएगा। अब उसने पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का फ्रैक्शनल मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो Chi1 इक्वल्स टू हो जाएगा N1 प्लस N2। तो N1 कितना है आपका 1 और N1 प्लस N2 यानी 1 प्लस 5, तो दैट इज 1/6। तो 1/6 जो है वो यहाँ से क्या निकल के आएगा दैट इज द मोल फ्रैक्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व करो, सही है। और अगर कोई सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या रहेगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाई जाती हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी होता है जी। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, एक शब्द और यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी। अब देखिए ये फॉर्मेलिटी जो है ये क्या होती है, समझिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये फॉर्मेलिटी है क्या। फॉर्मेलिटी जस्ट लाइक अ मोलरिटी, बिल्कुल मोलरिटी जैसा होता है, लेकिन ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आप कोई आयनिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन तैयार कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि नमक ले लीजिए NaCl। तो अगर आप NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको वहाँ पर फॉर्मेलिटी निकालनी होगी जी। तो ये किसके लिए वैलिड होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना है कि फॉर्मेलिटी जो टर्म हमने यहाँ इस्तेमाल किया है ये इन प्लेस ऑफ मोलरिटी इस्तेमाल होता है, समझे, इन केस ऑफ द आयनिक सॉलिड सब्सटेंसेस। सही है। तो ये आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके लिए इसको लगाना है, और फॉर्मेलिटी के लिए हमें इसमें शॉर्टकट हमें इस्तेमाल करना है कि हमें लगाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू W/F। अब देखिए यहाँ पे W जो है दैट इज द वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस, यानी जो गिवन सब्सटेंस का वेट है वो आपको W दे रखा है, प्लस F यहाँ पे क्या है ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो F होता है फॉर्मूला मास जी, फॉर्मूला मास यानी मोलर मास आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है इनटू करके हम लगा देते हैं V का मतलब हो गया ये आपका लीटर में लिया जाएगा वॉल्यूम। अब इसको अगर ml में दे रखा है तो W इंटू 1000/F इंटू V, और V किस में होगा यहाँ पे ml के अंदर ले लिया जाएगा। क्लियर। तो फॉर्मेलिटी आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेलिटी आपको कैसे कैलकुलेट करनी होती है जी।
अब थोड़ा सा इस पे आगे और ध्यान देंगे कि स्टोकियोमेट्री के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें होती हैं जो हमको यहाँ पढ़नी पड़ती हैं जी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे वो पूछेगा आपसे कि आयनिक स्ट्रेंथ निकालिए, कितना निकल के आ रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो आयनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो हम किस प्रकार से यहाँ से निकालेंगे। सही है, तो अभी यहाँ तक आपको स्टडी करनी है पहले जी, और स्टडी करने के बाद फिर अभी मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अभी बता रहा हूँ इसी में कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में आपको और क्या निकालना है, तो वो निकालना होता है हमें इसकी स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है किसी सॉल्यूशन के अंदर, स्ट्रेंथ होता है S। अब इसको निकालना है तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होगा S इक्वल्स टू, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से चलना है जैसे मोलरिटी नॉर्मलिटी के हिसाब से चलते थे। तो यहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस आपको लेना पड़ेगा या वेट ऑफ सॉल्यूट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी N हमने यहाँ पे ले लिया प्लस V यानी वॉल्यूम। देखिए मोलरिटी जैसा फॉर्मूला निकल के आ रहा है यहाँ पे अभी, सही है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन V। अब ये हमने किस में लेना है, लीटर में। इसके अलावा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको चेंज करेंगे तो N इंटू 1000 अपॉन V, ये किस में निकल के आएगा आपका, यानी ये आपका ml में निकल के आ जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से आप इसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर वो आपसे कहता है कि हमें यहाँ से रिलेशन बताना है कि स्ट्रेंथ और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, या स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में आपका क्या रिलेशन है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ से रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। मोलरिटी और स्ट्रेंथ में आपका क्या रिलेशन निकल के आएगा, सही है। तो अभी हमने मोलरिटी का फॉर्मूला आपको बताया था। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू V। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको निकालना है, तो इसके लिए आई थिंक यहाँ बेटा थोड़ा सा एक गड़बड़ है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट आपको लेना है, W लेना है स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ निकल के आएगा W इंटू 1000 अपॉन ये, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या आएगा, W अपॉन V। इक्वेशन सेकेंड, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो M अपॉन S इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू V इंटू W यहाँ ले लेंगे और V हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, तो M अपॉन S इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, M। यहाँ पे जो M है दैट इज द मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से स्ट्रेंथ आपको निकालना है तो किस तरह से सॉल्व होगा, यानी मोलरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा स्ट्रेंथ इनटू मोलर मास। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब मान के चलो इसका रिलेशन हमें किसके साथ करना है, नॉर्मलिटी के साथ में। तो यहाँ लिखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ इक्वल्स टू बताया था W अपॉन V, और नॉर्मलिटी जो होता था वो W अपॉन E इंटू V। अब इसमें निकालेंगे तो S अपॉन N इक्वल्स टू क्या आएगा, W अपॉन V इंटू W E इंटू V। यहाँ पे आ जाएगा, इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया। S अपॉन N इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, E। तो S इक्वल्स टू हो जाएगा आपका N इंटू E। तो ये रिलेशन हो गया किसका, स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी के बीच में, समझे। अब ये स्ट्रेंथ निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो हमें सॉल्यूशन के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारे सॉल्यूशन की इस समय जो वर्किंग स्ट्रेंथ है या जो एक्टिव मास स्ट्रेंथ है वो किस तरह की हमें कैलकुलेट करना है, समझिए। तो ये इसलिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आयनिक स्ट्रेंथ निकालना। तो आयनिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालेंगे उसको देखिए। अगर आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पढ़ेंगे आयनिक स्ट्रेंथ। अब जो आयनिक स्ट्रेंथ है सॉरी, ये कहाँ वैलिड है, तो ये वैलिड होती है फॉर आयनिक सॉलिड्स, यानी कह सकते हो कि आयनिक प्लस आयनिक
कंपाउंड्स। यानी आप कोई इस तरह का सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें दोनों कंपाउंड जो हैं वो कैसे हैं, आयनिक आयनिक हैं, तो वहाँ पे उसकी आयनिक स्ट्रेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या करना है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए तो इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। म्यू इक्वल्स टू होता है हाफ समेशन सी जेड स्क्वायर। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसको आपको लगाना सीखना है कि हम लोग लगाएंगे कैसे। यहाँ पे जेड क्या है और सी क्या है, ये तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CuSO4 की, CuSO4 एक छोटा सा सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है। ये मतलब कह सकते हो कि अभी मिक्सचर नहीं बना है। ये कब बनेगा, जैसे इसके साथ अगर हमने क्या जोड़ दिया Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये हमारा एक आयनिक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब हमें इसकी आयनिक स्ट्रेंथ पता करनी है, किस तरह से है। मान के चलो इसकी जो मोलरिटी है वो है 0.1 m और इसकी जो मोलरिटी है वो 0.2 m, ये दे रखा है। तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आपको यहाँ से निकालनी है। तो कैलकुलेट करो, म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ। अब देखिए इस पे जो चार्ज है वो कितना है, इस पे 2 चार्ज है जिसको हमने जेड से रिप्रेजेंट कर रखा है जी। तो 0.1 हमारा ये हो गया, प्लस इसकी कंसंट्रेशन हमने 0.1 m लिख ली, प्लस कॉपर में अब हम लोग यहाँ देखेंगे इस पर 2 चार्ज है तो 2 का स्क्वायर आपको यहाँ पे कर लेना है ये। अब यहाँ देखेंगे SO4, तो SO4 के लिए 0.1 आ जाएगा। अब SO4 पे हमने ये देखा कि इस पे भी 2 वैलेंसी होती है तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस अब देखिए एल्युमिनियम पे आते हैं। तो एल्युमिनियम के यहाँ पे कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, तो 2 एटम का मल्टीप्लाई करना है 2 × 0.2। अब एल्युमिनियम पे जो चार्ज होता है वो 3 का होता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आपको कर लेना है। अब SO4 की बात करते हैं, तो SO4 के यहाँ पे कितने एटम हैं, यानी 3 हैं, तो 3 × 0.2 यहाँ लेना है, प्लस SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको इसकी आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की मिल जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड दे रखा है या आयनिक कंपाउंड का आपको मिक्सचर दे रखा है, तो आप उसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समझिए, उसको देखना है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ये वो देखो। सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ आपने देखी कि सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ जो है हम लोग किस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मान के चलिए कि और क्या क्या जनरल चीज़ें होती हैं कि जो हमें पढ़नी होती हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में कंपाउंड्स की, तो उसके लिए जैसे अगर बाई चांस मान के चलिए आपको किसी एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स आपको दे रखे हैं ये, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ता है, उसके लिए आप देखोगे तो यहाँ देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। ये देखो 9th बेस क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन कभी कभी इसको भी हम लोग कंपटीशन में पूछ लेते हैं, नीट के एग्जाम में आ जाता है कि आपको किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो मान के चलिए जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में देखे होंगे आप लोगों ने इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। अब मैं देखिए जो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो एक जनरल बेस आप समझ लीजिए, बिकॉज वी हैव नो एनी, कह सकते हो कि अभी इसको हम लोग एक क्वेश्चन बेस पे नहीं ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे A, B और C ये 3 चीज़ें, 3 मैंने मान लिए। तो A, B, C 3 तरह के आइसोटोप हमने यहाँ पे चूज़ किए हुए हैं किसी भी कंपाउंड के या किसी भी एलिमेंट के। तो इसका जो फॉर्मूला आपको निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको चाहिए आइसोटोप का, तो उसके लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है, समेशन आपको लगाना है क्योंकि एक से ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो समेशन आइसोटोपिक मास आपको लेना है जो आपको गिवन होगा, आइसोटोपिक मास आपको निकाल लेना है, प्लस इनटू परसेंटेज एबंडेंस ले लेनी है।
कि आपको कोई भी पदार्थ जो है या कोई भी आइसोटोप जो है वो कितनी परसेंट में दे रखा है, अपॉन करके आपको क्या कर लेना है, इसका 100 कर लेना है। तो यहाँ से आपका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकल के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आइसोटोपिक मास जो है ए का है WA और इसका जो एवरेज परसेंटेज दे रखा है मान के चलो वो दे रखा है X%। जो B है इसका WB है, इसका जो है वो Y% है, इसका WC है और इसका हमें ले लिया यहाँ पे Z%। ये इस तरह से ले रखा है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे WA इंटू X% प्लस WB इंटू Y% प्लस WC इंटू Z%, या वैल्यू लिखेंगे अपॉन क्या कर देंगे 100। तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आइसोटोप का निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके चैप्टर में दे रखे होंगे एवरेज एटॉमिक मास निकालने वाले, तो आप उसको सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूला को लगा करके। ये अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे जब हम लोग कह सकते हो कि थर्मोडायनामिकल स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस की, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो वहाँ पे एक टर्म जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो अगर स्पेसिफिक हीट के साथ रिलेशन किया जाए किसका निकालने के लिए, यानी एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो इसका एक रिलेशन होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनटू स्पेसिफिक हीट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 6.4। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अगर आपको निकालना है तो वहाँ पे एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 6.4। अगर सपोज दैट आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है और एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास इक्वल्स टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ये आपको लगा देना है। ठीक है, अगर सपोज आपको एटॉमिक मास दे रखा है और स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4 अपॉन एटॉमिक मास। तो इस तरह से जो फॉर्मूला है वो आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब कभी कभी क्या आता है कि जैसे कोई सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस की आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, समझिए। तो वेपर डेंसिटी अगर आपको दे रखी है तो उसका एटॉमिक मास के साथ या मॉलिक्यूलर मास के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से अगर वेपर डेंसिटी आपको निकालनी है तो क्या लगाएंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अगर ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको वेपर डेंसिटी यहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम एक्चुअली फिट होना चाहिए, ताकि आपसे न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो रहती है वो कैलकुलेशन वाले सेक्शन में रहती है। तो मैं अभी जो आपको ये बेसिक चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग शुरुआत करें तो आपको न्यूमेरिकल निकालने में कोई परेशानी ना हो, या कोई क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है जो केमिकल एनालिसिस से बेस्ड है यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस से बेस्ड है, तो वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सबसे टफेस्ट सेक्शन माना जाता है, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे कर पा रहे हैं हम लोग। क्लियर, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। लास्ट ईयर भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन थे इसमें, तो वहाँ पे बच्चों को तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा अपना हाथ मजबूत रखना है ताकि आपको केमिस्ट्री में एक अच्छी स्कोरिंग जो है आप नीट में कर सको। क्लियर, तो वेपर डेंसिटी आपको निकालना आ गई, किस तरह से निकालते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें इसको इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए हम ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। इसके अलावा अब हमें समझना होता है कि इसके अंदर अगर आपको परसेंटेज एनालिसिस करनी है किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आपको दे रखा है, तो उसमें आपको जो कंपोनेंट्स हैं उसकी परसेंटेज एनालिसिस करनी है, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ देखेंगे परसेंटेज एनालिसिस
ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनी कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड के अंदर अगर आपको परसेंटेज एनालिसिस करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ लेनी है। तो देखिए अब उसके लिए हमें थोड़ा सा, इसमें बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये सब सारी चीज़ें। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पे लिया NaOH। अब NaOH में आपको Na का परसेंट निकालना है, कितना होगा, सोडियम का परसेंट आपको निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले हमने इसका मोलर मास निकाला, तो यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaOH, यानी ये सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला। तो Na का होता है 23 + 16 + 1, टोटल मिला के अगर आप इसको प्लस करोगे दैट इज 40 यूनिट आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब वो कहता है कि साहब सोडियम का निकालिए परसेंटेज, कितना निकल के आ रहा है, तो Na परसेंट आपको निकालना है, तो 23/40 इंटू 100 कर देंगे तो आपको सोडियम का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगर वो कहता है कि ऑक्सीजन का परसेंट निकालो, तो देखिए ऑक्सीजन कितना है, 16 है, तो 16 इंटू 40 इंटू 100 कर देंगे तो आपका इसका निकल के आ जाएगा। अगर कहता है हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो, तो हाइड्रोजन परसेंटेज निकालना है, तो 1 हाइड्रोजन है, 40 इंटू 100 कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। देखो इजीली समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। जी, आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड दे दिया जाए, अगर उसके अंदर जितने भी एलिमेंटल कंपोनेंट्स हैं, उस एलिमेंटल कंपोनेंट का अगर आपको स्पेसिफिक परसेंटेज निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, और प्लस जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है टोटल मॉलिक्यूलर मास से, इंटू 100 कर देना है, तो आपको वहाँ से परसेंटेज जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये सिंपल सा मेथड है। अब इसी से बहुत सारे जो फॉर्मूला हैं या बहुत सारे जो एनालिसिस होती है वो हमें करनी होती है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि हमने यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें इसकी एनालिसिस करनी है, तो किस तरह से करेंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी पड़ती है जी। अब देखिए वो हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो हमें यहाँ पे जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने बर्न कर दिया, यानी इसको जला दिया। तो जलाने के बाद हम ये देखेंगे जब इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस यहाँ से वाटर निकलेगा, यानी दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और पूरी तरह से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो वो दो कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब वो आपसे कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर आपको बताना है कि कितनी मात्रा में कार्बन था, कितनी मात्रा में हाइड्रोजन था, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन था। तो अगर आपको यहाँ से कार्बन परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है, और जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CO2 का मोलर मास तो क्या होगा 44। तो 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2, यानी कितना CO2 निकला, प्लस अपॉन करके वेट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने जलाया, इंटू 100, ये आपको लगा देना है। अब इसको और सिंपल तरीके से लिखना है, तो कार्बन परसेंट इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, इसको देखो 4 से डिवाइड कर दो, 3/11 इंटू वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया गया है उसमें कितनी क्वांटिटी में कार्बन था। जैसे आप लोग अगर 4 व्हीलर का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा, आप पॉल्यूशन चेक करवाने जाते हो गाड़ी का, कि गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करवाना है साहब, कितनी मात्रा में गाड़ी जो है हमारी वो कार्बन को छोड़ रही है, सही है। तो उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर कुछ इस तरह की डिवाइस लगी होती हैं कि जो केमिकल एनालिसिस इस तरीके से कर लेती हैं जी। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो गाड़ी धुआं छोड़ रही है उसमें इतने % जो है कार्बन निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है।
या जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनकी जो चिमनियाँ होती हैं उसमें से धुआं निकल रहा होता है, तो उसमें हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि इसमें से कार्बन कितना % निकल के ऊपर जा रहा है, तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से एनालिसिस कर देते हैं, समझे। अब जैसे मान के चलिए कोई आपसे कहता है कि साहब हाइड्रोजन की एनालिसिस करो, हाइड्रोजन % कितना रहा, तो हाइड्रोजन % निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 × 18 × वेट ऑफ H2O अपॉन टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी आपने वर्णन किया हुआ है इनटू 100। तो ये आपको लगाना है। इसको अगर आप शॉर्टकट में लिखाएंगे तो शॉर्टकट में आपको 1/9 कर लेना है, इसको सिंप्रेस करके, और वेट ऑफ H2O यहाँ ले लेना है अपॉन टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस आपको ले लेना है इनटू 100 कर देंगे, तो आपको हाइड्रोजन % जो है यहाँ से मिल जाएगा, सही है। इसके अलावा अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन % भी चाहिए, तो ऑक्सीजन % निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 100 में से कार्बन % प्लस हाइड्रोजन % को माइनस कर देंगे, तो आपको ऑक्सीजन % जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर। अगर बाई चांस मान के चलिए कि इसके अलावा आपको किसी अदर कंपाउंड की एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि अकेले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, क्लोरीन भी होती है, ब्रोमीन भी होती है, आयोडीन भी होती है, समझे। तो अगर ये सारी चीज़ों की हमको एनालिसिस करनी है तो हम किस तरह से इसको करेंगे। जैसे मान चलो आपको यहाँ पे क्लोरीन एनालिसिस करनी है, क्लोरीन % कितना होगा, तो क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5 अपॉन 143.5 इंटू करके यहाँ लगना है वेट ऑफ AgCl, वेट ऑफ AgCl ये आपको ले लेना है यहाँ पे, समझे। यानी AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड के साथ इसको हमने क्या किया है, हम लोग इसको डाटा एनालिसिस कर रहे हैं किस तरह से, प्लस टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ लेना है, टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू 100 आपको यहाँ पे लगा लेना है। क्लियर। ऐसे ही अगर आपको ब्रोमीन % निकालना है, तो ब्रोमीन % निकालने के लिए ब्रोमीन का मोलर मास आप लिखेंगे प्लस AgBr का मोलर मास आप इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे, जैसे मैंने अभी इसमें जो लिखा है वो किस तरह से लिखा है वो आप समझ लीजिए। Ag जो होता है इसका मोलर मास होता है 108 में 35.5 हमने प्लस कर लिया, तो 143.5 यहाँ से निकल के आ गया है, सही है। तो ऐसे ही आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी मोलर मास ऑफ Br, मोलर मास ऑफ Br अपॉन मोलर मास ऑफ AgBr ये लेना है, इनटू करके आपको लिखना है वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ AgBr अपॉन टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू 100 ये आपको लगा देना है, सही है। अगर बाई चांस मान के चलिए आपको आयोडीन की एनालिसिस करनी है, तो इसके आप लिए क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ, यानी इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं mm का मतलब मोलर मास, मोलर मास ऑफ I यानी आयोडीन अपॉन मोलर मास ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड इनटू वेट ऑफ AgI अपॉन टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू 100 ये आपको लगा लेना है, समझे। अगर मान के चलिए आपको सल्फर का निकालना है, सल्फर का % निकालना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सल्फर लिखेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ इसकी एनालिसिस की जाती है, इनटू करके लिखेंगे वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। तो ये अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपको यहाँ से सल्फर का % जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हमें तरीके से समझ लेना होता है ताकि हमें एनालिसिस करने में दिक्कत ना आए। प्लस इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको % दे रखा होगा, % के हिसाब से आपको एक टेबुलर एनालिसिस करनी पड़ती है, टेबल बना करके,
और उसमें फिर आपको उसका कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा सकता है कि गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, या उसका एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है किस तरह से निकालना है। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, समझे। तो देखिए वो कैसे आपको करना है, एक सिंपल तरीका है, इस टेबल को बस माइंड में रखिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ज़्यादा बड़ा एनालिसिस नहीं करना क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझे। तो देखिए इस तरह से आपको करना है। कैसे करना है, देखिए जैसे यहाँ कार्बन % दे रखा है, मान चलो यहाँ हाइड्रोजन % दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन % दे रखा है, समझे। अब जो परसेंटेज जैसे मान चलो यहाँ x दे रखा है, यहाँ y, यहाँ पे z, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं परसेंटेज में कि इसका इतना % है, इसका इतना % है, इसका इतना % है। अब आपको इसके मोलर मास से डिवाइड करना है, इसको 12 से डिवाइड कर देना है, इसको 1 से डिवाइड कर देना है y को, और z को 32 से डिवाइड कर देना है, सॉरी ऑक्सीजन को 16 से डिवाइड कर देना है, यानी मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ क्लोरीन होती है तो क्लोरीन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, सल्फर है तो सल्फर के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, आयोडीन है तो आयोडीन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड होने के बाद यहाँ से मान चलो कि आपके पास वैल्यू निकल के आती है x डैश, y डैश और z डैश। इसको डिवाइड करने के बाद अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, मान के चलो कि हमारी y जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो y का डिवाइड इन सब में कर देना है, जैसे x डैश अपॉन y डैश, y डैश अपॉन y डैश और z डैश अपॉन y डैश। तो y क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है, इसको डिवाइड करने के बाद तो उसको हमने उससे क्या है सबको डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब मान के चलिए इससे जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें जो एटम मिलता है वो 2.5 एटम यहाँ पे मिल जाता है। देखो ये मैं मतलब एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मैं कोई मतलब डिफरेंट वैल्यू तो दे नहीं रखी जिसको कैलकुलेट कर रही हूँ। तो 2.5 यहाँ पे मिल जाता है, मान के चलो 1 यहाँ पे मिल जाता है और 1.5 यहाँ पे मिल जाता है, समझे। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स आपको मिले हैं इससे आपको क्या निकाल लेना है, एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र। तो वो कैसे निकल के आएगा, ये हो गया C5H2O3। तो इस तरह से आपको मूलानुपाती सूत्र मिल जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला तो आपने ले लिया। अब इसके अलावा अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए आपके सामने एक वो आ गया n। अब ये n क्या होता है इसको समझ लेना है। तो n इक्वल्स टू क्या होता है ये हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको दे रखा होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मास कितना है अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास कितना है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से n मिल जाएगा। जब ये n मिल जाएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा निकल के आया उसमें जैसे n अगर आपको 2 मिल जाता है तो आप लिख देंगे C5, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C10 हो जाएगा, H4 हो जाएंगे और O6 हो जाएंगे, सही है। जब n आपको मिल जाता है, अगर n1 मिलता है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n3 मिलता है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से मिल जाता है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल लोगे तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है आप आसानी से बना सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो कौन सा है, समझे। तो ये क्वेश्चन जो है हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जाम में कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो ये मेथड जो है आप अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी एनालिसिस रहेगी वो हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज बेस आते हैं लेकिन बहुत टफ क्वेश्चंस लगते नहीं हैं, लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, समझिए।
तो जैसे हमें यहाँ पे अगर कोई चीज़ सॉल्व करनी है, समझिए, तो जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया परसेंटेज मास का ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो जैसे हमें बोला गया कि इंसुलिन है और इंसुलिन में 3.4% जो है वो सल्फर प्रेजेंट है ये जैसे आपके सामने रखा गया। इन इंसुलिन मॉलिक्यूल, यानी इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल है, कंटेन 3.4% सल्फर, यानी इसके अंदर 3.4% जो है वो सल्फर प्रेजेंट है, समझे। अब ये हमसे यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम, यानी कम से कम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इंसुलिन, यानी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होगा। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कैसे निकालना है जी। तो देखिए सल्फर जो है इसका जो मोलर मास होता है दैट इज द 32 और 3.4% इसमें मौजूद है, समझे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 32 में 3.4% से आपको डिवाइड कर देना है, समझे। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो 32 3.4 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा, समझे। अगर इसी तरीके से जैसे आपको हीमोग्लोबिन के बारे में दे दिया कि जो हीमोग्लोबिन का सैंपल जैसे आपको देता है तो वो कहता है कि साहब हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 0.25% जो है आयरन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, कितना है 0.25%। अब उसने बोला कि अगर हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 89,600 है, समझिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है अगर उसका पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो कितना होगा 89,600 इतना है। तो पूछेगा कि आप ये बताओ कि एक डेफिनेट क्वांटिटी जैसे उन्होंने दे रखी है तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, समझे। तो इसको हम ऐसे मान ले सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है 0.25% जो है वो आयरन है, समझे। हीमोग्लोबिन के अंदर ये Hb है तो Hb में कितना है 0.25% ऑफ आयरन प्रेजेंट है, प्लस Hb का यानी मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 89,600 है, ये आपको दे रखा है। अब उसने आपसे पूछा यहाँ पे कि मान के चलिए इसमें हम लोग क्या और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि इसके पर एटम के अंदर या पर मॉलिक्यूल के अंदर, हीमोग्लोबिन के पर मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयरन एटम प्रेजेंट होंगे, समझे। तो वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी आयरन एटम्स प्रेजेंट इन ईच Hb मॉलिक्यूल, नहीं। तो इस तरह से अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कैसे निकालोगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको पता है कि 100 जो ग्राम Hb है उसमें 0.25 ग्राम क्या है आयरन है, तो हम क्या लिखेंगे 100 ग्राम Hb कंटेन Fe इक्वल्स टू 0.25 ग्राम, ये 100 ग्राम में है, समझे। और अगर हमें किस में निकालना है 89,600 में, समझे। तो किस तरह से निकलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से लेके जाना है। सो 89,600 Hb अगर निकालना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। तो उसके लिए हमने क्या किया 0.25 अपॉन 100 इंटू 89,600 इसको सॉल्व कर देंगे, समझिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ रहा है ये देखो,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 to 4 ग्राम Fe यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ Fe एटम इन ईच Hb मॉलिक्यूल कितने निकल के आएंगे। तो अगर हम इसमें 2 to 4 से Hb का मोलर मास होता है 56, इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास 4 एटम जो हैं वो निकल के आ जाएंगे, समझिए। तो इस तरह से हम लोग अपने ब्लड की एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हमारा जो बेसिक था वो टॉपिक सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हमारा पहला चैप्टर है 11th क्लास का, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन उसको पढ़ने से पहले अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ा सा उसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि आगे जा कर के वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और बार बार वही चीज़ें आती रहेंगी। क्लियर। तो कल की हमारी जो क्लास है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की रहेगी।